नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम्स हैं और बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि क्लास 10th और 12th की जो सीबीएसई की बोर्ड की एग्ज़ाम्स होंगी वो ऑब्जेक्टिव होंगी। और बोर्ड एग्ज़ाम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड में। टर्म फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है, जैसा कि आपको पता है, बोर्ड का जो निर्णय ये है कि ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। तो इसके लिए मैं आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें क्लास 12 की जो इंग्लिश की जो बुक है, हमारी इंग्लिश कोर की जो बुक है, जो सब्जेक्ट है, उसमें 2 बुक है हमारी, फ्लेमिंगो और विस्तास, और साथ में कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स है। इसका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो आज हम इसकी एक क्वेश्चन बैंक की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लगभग मैं पूरा कोर्स जो है आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवाऊंगा। और इसे एक्सपर्ट ने तैयार किया है, जिसे नवोदय विद्यालय समिति, जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट की बॉडी है, जिसमें ये जो स्कूल्स होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, इनके जो टीचर्स काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, इन्होंने इस क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है। और आज हम इसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा जो लिटरेचर वाला पोर्शन है उसको देखेंगे, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे टर्म फर्स्ट में क्या आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये इंग्लिश कोर क्लास 12 की जो है, अब आगे देखिए इसे, ये देखिए ये आपका सिलेबस है। ये सिलेबस जो है वो आपके एग्जाम में आएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन बैंक में टर्म फर्स्ट के सारे क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का ये जो होगा। इसमें देखिए सेक्शन ए में इसका जो, जैसा कि आपको पता है कि रीडिंग वाला जो सेक्शन है, तो टर्म फर्स्ट में इसमें इसके सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें 2 तरह के पैसेज आएंगे, और ये जो होंगे वो 14 मार्क्स के होंगे। तो 14 मार्क्स के पैसेज आएंगे, जिसमें एक अनसीन पैसेज आएगा जो 8 मार्क्स का होगा, और दूसरा जो है केस बेस्ड अनसीन फैक्चुअल पैसेज आएगा जो 6 मार्क्स का होगा। तो देखिए, इसमें क्रिएटिव राइटिंग, और इसके बाद इसमें सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल को परखा जाएगा, जो 8 मार्क्स का होगा। इसमें 3 मार्क्स का जो होगा वो शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा, और 5 मार्क्स का जो होगा वो लॉन्ग राइटिंग टास्क होगा। तो इसके शॉर्ट राइटिंग टास्क में आपको क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आएगा इसमें, और लॉन्ग राइटिंग जो टास्क है, एक तो नोटिस राइटिंग आएगा और एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आएगा, मतलब विज्ञापन और नोटिस दोनों आएंगे। और इसके जो लॉन्ग राइटिंग टास्क है, ये 5 मार्क्स का होगा, और इसमें एक लेटर टू एन एडिटर आएगा, और साथ ही साथ में एक आर्टिकल आएगा। लेटर टू एन एडिटर और आर्टिकल राइटिंग आएगा इसमें। आगे देखिए, इसके बाद में इसका सेक्शन सी है। सेक्शन सी जो होगा वो 11 मार्क्स की तो आएगी, आपकी फ्लेमिंगो के क्वेश्चंस आएंगे, और 7 मार्क्स के जो है वो विस्तास के क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल 18 मार्क्स का आएगा। और इसमें देखिए चैप्टर कौन कौन से कवर किए गए हैं। तो फ्लेमिंगो में से एक तो आपका द लास्ट लेसन है, लॉस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर, ये तो प्रोज है फ्लेमिंगो में से। और फ्लेमिंगो में से जो पोइट्री है, माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, और कीपिंग क्वाइट आई, यानी कि कुल मिला के आपके 3 इसमें पॉइंट्स आएंगी और 3 इसमें चैप्टर आएंगे। और विस्तास में से सिर्फ 2 चैप्टर को लिया गया है, द थर्ड लेवल को और द एनेमी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसके लिटरेचर सेक्शन को शुरू करते हैं। इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं इसमें। और ये हमारी जो फ्लेमिंगो की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से है ये। और इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, जिसे अल्फांसो डॉर्डेट ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें 4 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें जो पहले प्रकार जो क्वेश्चंस का वो है स्टैंड अलोन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसके बाद में असर्शन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, और केस स्टडी वाले भी आएंगे, और साथ ही साथ में एग्जैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। तो पहले हम इसके स्टैंड अलोन क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, कि लास्ट लेसन को किसने लिखा है, जॉन ऑस्टिन ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, नन या अल्फांसो डॉर्डेट। तो इसका देखिए सही आंसर यही है कि अल्फांसो डॉर्डेट ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, कि अल्फांसो डॉर्डेट वाज फ्रॉम विच कंट्री, इसके जो राइटर थे अल्फांसो डॉर्डेट वो किस देश के थे, तो वो फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट देखिए कि द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, कि जो लास्ट लेसन जो स्टोरी है वो किस ह्यूमन टेंडेंसी को हाईलाइट करती है। तो ये देखिए, ये करती है जो प्रोकास्टिनेशन
को ये हाईलाइट करती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ अल्सेस, कि अल्सेस के लोगों ने किस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, मतलब किस चीज की वैल्यू को नहीं समझा था। तो अल्सेस और लॉरेन के जो लोग थे उन्होंने एक तो टाइम की वैल्यू को नहीं समझा था और एक स्कूल की वैल्यू को नहीं समझा था। ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, कि लास्ट लेसन किस चीज को सिंबलाइज करता है या किस चीज का प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करता है। तो वो जो लास्ट लेसन जो है वो हमको बताता है लॉस को, लॉस ऑफ फ्रीडम को, लॉस ऑफ लैंग्वेज को, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। तो इसका जो सही आंसर ये होगा कि ये जो लास्ट लेसन जो है हमें लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम को हमको ये बताता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई, लास्ट लेसन जो है वो किस चीज को सिग्निफाई करता है, चेंज ऑफ पावर को सिग्निफाई करता है या चेंज ऑफ गवर्नमेंट को सिग्निफाई कर रहा है या चेंज इन लाइफ, क्या हमारे जीवन में जो परिवर्तन आते हैं उनको सिग्निफाई कर रहा है और चेंज ऑफ टीचर्स को सिग्निफाई कर रहा है। तो देखिए जो लास्ट लेसन है वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारे जीवन को ही हमारी, देखिए हमको कब कब क्या पता क्या हो जाए, तो ये हमारे चेंज इन लाइफ को सिग्निफाई कर रहा है। हालांकि कर दिए चेंजेस और टीचर की, देखिए एक टीचर की भी हमारे जीवन में महत्व है, उसको भी सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन ज़्यादा चेंज तो वो चेंज इन लाइफ को ही ये सिग्निफाई कर रहा है। और अगर इसको स्टोरी वाइज देखा जाए कि भाई एक स्टोरी के रूप में जैसे इसमें पूरे टीचर ही टीचर का दिया हुआ है, तो ये चेंज ऑफ टीचर्स भी हमारी लाइफ में सिग्निफाई कर रहा है। तो अगर एक ग्रैंड रूप में देखा जाए तो ये हमारे चेंज इन लाइफ को सिग्निफाई कर रहा है। और अगर इसको एक स्टोरी के रूप में देखा जाए तो ये जो है वो स्टोरी के रूप में जो है वो हमारे जो चेंज ऑफ टीचर्स जो हैं, कि हमारे जीवन में जो टीचर्स बदल जाने के बाद में उसमें क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी सिग्निफाई कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा आ जाता है तो आप इसमें चेंज इन लाइफ ही लिख कर आएंगे। आगे देखिए व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर अंडर द विंडो रिप्रेजेंट। अब देखिए वहां पे जो खिड़की के नीचे यानी कि स्कूल की खिड़की के नीचे जो सोल्जर्स मार्चिंग कर रहे थे वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, भाई वो मार्चिंग क्यों कर रहे थे या किस चीज को वो। तो देखिए इसमें इसके ऑप्शन है द डान ऑफ पर्शिया इन डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, द डिफीट ऑफ पर्शिया, द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच और नन ऑफ दीज। तो इसमें वो जो है कि पर्शिया के उदय को के लिए कर रहे थे क्योंकि वहां पे जो पर्शिया की जो सेना है वो आ चुकी थी और जो फ्रेंच पीपल है वो क्या हार चुकी थी। तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली इन जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में जर्मन भाषा को पढ़ाने के जो ऑर्डर्स आए थे वो कहाँ से आए थे। तो जाहिर सी बात है जब पर्शिया यानी जर्मनी का जब कब्जा हो गया था तो ऑर्डर भी जो होगा वो बर्लिन से आएगा क्योंकि बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। आगे देखिए व्हाट डू द इफेक्ट्स दिस स्टोरी स्पीक अबाउट, कि ये जो स्टोरी है ये किस चीज के इफेक्ट को प्रस्तुत करती है। तो देखिए पावर क्या पावर के को करती है या मनी को करती है या ट्रांजिशन को करती है या पीपल को करती है। तो इसका देखिए जो सही आंसर होगा वो होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, बदलाव यानी परिवर्तन। तो ये जो स्टोरी है वो एक ट्रांजिशन को या परिवर्तन को इफेक्ट डाल करती है। आगे देखिए वाई वाज द फ्रेंड्स रिलक्टेंट टू गो स्कूल, कि फ्रेंड जो है वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। तो जैसा कि आपको पता है कि ये तो चैप्टर के शुरू में ही बता दिया गया था कि फ्रेंड्स, देखिए इसमें चार ऑप्शन है कि भाई वो वार्म लाइट को एंजॉय करना चाहता था या सोल्जर्स की ड्रिल को देखना चाहता था और आउटडोर वो एंजॉय करना चाहता था। और लेकिन इसका जो इससे भी बड़ा जो सबसे बड़ा कारण ये था कि उसके जो टीचर थे मिस्टर हैमल, उसने उसको पार्टिसिपल लर्न करने के लिए दिए थे, उसका जो लेसन ऑन पार्टिसिपल वो प्रिपेयर नहीं था, इस कारण वो स्कूल जाने में रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, यानी कि इसलिए वो उसकी इच्छा नहीं थी कि वो जाए स्कूल जाए। आगे देखिए व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, कि जब फ्रेंच जब स्कूल पहुंचा तो उसने वहां पे क्या पाया। तो क्या वहां पे क्या लोग डांस कर रहे थे क्या, या फिर स्ट्रेंज पीपल को देखा उसने वहां पे। स्कूल जब पहुंचा, क्लास में पहुंचा नहीं, स्कूल जब पहुंचा तो उसने क्या देखा, पुलिस की पेट्रोलिंग देखी थी क्या, या स्ट्रेंज क्वाइटनेस, या एक अजीब सी शांति उसे स्कूल में नजर आई थी और उसको ये लगा था कि जैसे आज स्कूल उतना ही शांत था जैसे कि जो स्कूल जो होता है वो संडे मॉर्निंग को शांत होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा स्ट्रेंज क्वाइटनेस। नेक्स्ट देखिए
हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेज इन द क्लास, कि क्लास की जो बैक बेंचेज है उनको किसने ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो देखिए स्कूल की जो बैक बेंचेस पे उस दिन जो बैठे थे, ना तो वीक स्टूडेंट बैठे थे, ना टीचर्स बैठे थे, ना क्लास के मॉनिटर बैठे थे। उस दिन वहां पे जो है वो विलेज के एल्डर्स बैठे हुए थे और वो मिस्टर हेमल के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आए हुए थे। अब इसका 13 क्वेश्चन देखिए कि वाई वाज फ्रेंच सरप्राइज, कि फ्रेंच जो है वो सरप्राइज क्यों हुआ जब वो क्लास में पहुंचा। तो उसने उसको किस चीज़ का सरप्राइज हुआ, क्या पुलिस पेट्रोलिंग की वजह से, स्टूडेंट्स के बिहेवियर की वजह से, और बिकॉज ऑफ मिस्टर हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर की वजह से, और बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स की। तो देखिए जब वो क्लास में पहुंचा जो था उस दिन, वो जो गांव के लोग बैठे हुए थे, इस बात को लेकर वो विलेज एल्डर्स की वजह से वो सरप्राइज हुआ था। आगे देखिए, वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड, कि फ्रेंच जो था वो उसको पछतावा किस चीज का हो रहा था और दुखी क्यों था। तो देखिए ओवरऑल देखा जाए तो भाई पहली बात तो उसको इस, हालांकि अगर शॉर्ट नोट उसमें देखा जाए तो लेट पहुंचने का भी रीचिंग था, और पार्टिसिपल का भी उसको पछतावा कि भाई मैंने पार्टिसिपल लर्न नहीं किए, या फिर गवर्नमेंट फॉर द चेंज ऑफ गवर्नमेंट के लिए था। तो नहीं, ये सब कुछ नहीं है। उसको जो पछतावा जो हुआ था मन ही मन में, वो जो पछता जो रहा था वो इस बात को लेकर पछता रहा था कि उसने अपनी मदर टंग को ढंग से नहीं सीख पाया था। उसको लिखना अभी शुरू ही किया था और ढंग से लिखना पढ़ना भी नहीं पाया था। तो इस बात का उसको बड़ा ही पछतावा था, बहुत ही ज़्यादा वो रिग्रेटफुल या सैड महसूस कर रहा था। होम डिड मिस्टर हेमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट टू स्कूल, कि मिस्टर हेमल ने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए किसको किसको ब्लेम किया। तो देखिए भाई बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक जनरल सेंस में भी ये जो ब्लेम जाता है वो किसको जाता है, पेरेंट्स को जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो यही होगा कि पेरेंट्स को ब्लेम किया था मिस्टर हेमल ने। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना था कि जो माँ बाप जो है वो बच्चों को घर के कामों के लिए रख लेते हैं, या फिर उनको मील में कमाई करने के लिए भेज देते हैं, खेतों में काम करने के लिए भेज देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पेरेंट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट डिड हॉजर ब्रिंग, हॉजर क्या लेके आया था। हॉजर जो है वो क्या लेके आया था, क्या वो मिठाइयाँ लाया था, क्या वो अपने बच्चों को लाया था, क्या अपने दोस्तों को लाया था, या ओल्ड प्राइमर लाया था। तो इसका जो सही आंसर ये होगा कि हॉजर जो है अपने साथ एक पुरानी ओल्ड प्राइमर लेके आया था, क्योंकि वो चाहता था कि मिस्टर हेमल के जाने से पहले वो फ्रेंच भाषा को लिखना पढ़ना सीख जाए, इसलिए वो अपने साथ में एक ओल्ड प्राइमर, प्राइमर का मतलब होता है पोथी, पोथी या पट्टी पहाड़ा जिसको आप बोलते हैं, तो ओल्ड प्राइमर लेके आया था। प्राइमर वो होती है जिसमें जैसे ABC इंग्लिश की प्राइमर है तो उसमें ABCD लिखी रहती है, फलों के नाम सब्जियों के नाम लिखे रहते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट हेमल्स मिस्टर हेमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस, कि किस वजह से जो फ्रेंच जो था वो भूल गया था मिस्टर हेमल के रूलर को, यानी उसकी उनकी स्केल को और उनकी क्रैंकीनेस को भूल गया था। तो देखिए वो जो फ्रेंच जो है उसको जब ये लगने लगा कि यार कल मिस्टर हेमल यहाँ से चले जाएंगे, तो द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे, उनके जाने के इस विचार ने ही फ्रेंच जो है मिस्टर हेमल के डंडे को या रूलर को, स्केल को भूल गया था और उनके चिड़चिड़ेपन को वो भूल गया था। इसमें ना तो पुलिस पेट्रोलिंग आएगा, ना स्ट्रेंज क्वाइटनेस आएगा, ना बसल ऑन द स्ट्रीट आएगा, और द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे आया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए इसका, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड हेमल सर्व द स्कूल, की मिस्टर हेमल ने स्कूल में कितने साल सेवाएं की थी। तो देखिए मिस्टर हेमल ने जो है उस स्कूल में 40 ईयर्स ऑफ द सर्विस इसमें दिया है बुक में, 40 साल की जो सेवा के बाद वो जा रहे थे। 19 क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स जो है वो बच्चों को कहाँ भेज देते थे बजाय स्कूल भेजने के, क्या तो बच्चे पेरेंट्स जो है वो बच्चों को फार्म एंड मील्स में भेज देते थे, खेतों में काम करने के लिए, मील में कमाने के लिए भेज देते थे। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मील्स, कि पेरेंट्स जो है वो फार्म्स एंड मील्स में बच्चों को क्यों भेज देते थे, क्या खेलने के लिए भेजते थे, क्या दोस्तों से मिलने के लिए भेजते थे, क्या रिलेटिव से मिलने के लिए भेजते थे, या अर्न मनी। बिल्कुल सही यही आंसर आएगा इसका कि माँ बाप जो है वो बच्चों को पैसा कमाने के लिए मील में और फॉर्म में भेज दिया करते थे। इसका 21 क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द विलेजर कम टू मीट मिस्टर हेमल इन द स्कूल, कि गांव वाले जो है मिस्टर हेमल से स्कूल में क्यों मिलने आए थे,
क्या कंप्लेंट करने आए थे, क्या गुड बाय कहने के लिए आए थे, या कोई गॉसिप करने के लिए आए थे, या अपना आभार प्रकट करने के लिए आए थे? तो इसका देखिए आंसर ये भी हो सकता है, टू से गुड बाय भी हो सकता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर वो यही होगा कि टू शो ग्रेटिट्यूड, अपना आभार प्रकट करने के लिए वो मिस्टर हेमल से मिलने के लिए आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड मिस्टर हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल? कि मिस्टर हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज क्यों कहा? तो देखिए उसका उन्होंने बताया था कि जो फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल ही, एक तो पहली बात बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज है, और दूसरी बात वो लॉजिकल है, मतलब उसमें हर जो रूल है, ग्रामर के जो रूल है उनका एक लॉजिक है। इसका जो सही आंसर यही होगा, बिकॉज इट वाज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूल दैट डे? कि फ्रेंच को क्या एक्सपेक्ट किया गया था कि भाई कल तुमको क्या तैयार करके आना है? क्या सॉन्ग तैयार करके आना है, क्या डांस तैयार करके आना है, क्या ऐसे राइटिंग तैयार करके आनी थी, या पार्टिसिपल तैयार करके आने थे? तो इसका जो सही आंसर यही है कि मिस्टर हेमल ने फ्रेंच को जो है वो पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए कहा था। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन देखिए, व्हेन पीपल आर एनसेव्ड व्हाट डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू, कि दे हैव टू प्रिजन अकॉर्डिंग टू द हेमल? कि मिस्टर हेमल ने ये कहा था कि अगर कोई देश गुलाम होता है तो एक चीज ऐसी होती है जो उनकी जेल की, प्रिजन की चाबी होती है, यानी कि उस चाबी से वो जब चाहे आज़ाद हो सकते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो यही है कि मदर टंग। मिस्टर हेमल ने मदर टंग को एक की बताया था कि उस की सहायता से, क्योंकि देखिए जब भी आप गुलाम होते हैं तो आप आज़ादी कैसे प्राप्त करेंगे? आप आज़ादी जब प्राप्त करेंगे जब समान भाषा के लोग एक समूह बनाएंगे और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो भारत में भी ऐसा हुआ था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसीलिए हिंदी को उन्होंने एक जन भाषा बनाया, ताकि सभी लोग हिंदी बोले और हिंदी भाषी एक साथ आएंगे तो वो आज़ादी की लड़ाई को लड़ेंगे। तो इसी प्रकार मिस्टर हेमल ने मदर टंग को की टू देयर प्रिजन बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे? कि फ्रेंच ने उस दिन क्या अनयूजुअल नोटिस किया था? तो देखिए फ्रेंच ने उस दिन जो है स्ट्रेंज क्वाइटनेस को अनयूजुअल था, क्योंकि उस दिन जनरली क्या होता था कि स्कूल में काफ़ी शोर शराबा होता था, टेबलों की आवाज़ आती थी, टीचर्स की आवाज़ आती थी, उनकी स्केल्स की आवाज़ आती थी, पीठों पे वो बेंचों पे ठोकने की आवाज़ आती थी। लेकिन उस दिन एक अजीब सी वहाँ पे शांति थी। इस बात को फ्रेंच ने माना कि काफ़ी अनयूजुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे? कि उस दिन बुलेटिन बोर्ड जो था वहाँ पे टाउन हॉल में, जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, या जैसे बुलेटिन बोर्ड है ना नोटिस बोर्ड, वहाँ पे जो एक नोटिस बोर्ड लगा था उसमें क्या क्या प्रिंट हुआ था उस दिन? तो टीच ओनली फ्रेंच, स्पीक ओनली इंग्लिश, टीच ओनली जर्मन और टीच ऑल दिस। तो देखिए वहाँ पे आएगा टीच ओनली जर्मन, कि उस दिन से वहाँ पे सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जानी थी। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए इसका, कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे? कि बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसने स्कूल के अंदर उस दिन वो क्या क्या चेंजेस लेके आया? क्या स्कूल में पूरा हसल बसल या अस्त व्यस्त हो गया था क्या? क्या लोग वहाँ पे हैप्पी थे? क्या टीचर्स सैड थे? या एक क्वाइट स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस आ गई थी? तो बिल्कुल यही आएगा कि उस दिन स्कूल में एक अजीब सा दुखीपन और एक अजीब सी शांति वहाँ पर आ गई थी। सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे और बिल्कुल शांत थे, चुपचाप थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए इसका, व्हाट चेंज्ड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल? कि किस बात को लेकर फ्रेंच की जो फीलिंग जो थी मिस्टर हेमल के बारे में और स्कूल के बारे में वो चेंज हो गई थी? तो उस दिन जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर की वजह से फ्रेंच की जो फीलिंग जो थी मिस्टर हेमल के बारे में और स्कूल के बारे में जो फीलिंग थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। तो इसका जो आंसर आएगा ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ना तो पुलिस पेट्रोलिंग आएगा, स्ट्रिक्ट वर्ड फ्रॉम हेमल तो भूल ही गया था, और ओल्ड प्राइमर भी इसमें आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेज फ्रेंच पीपल रियलाइज अबाउट द प्रीशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग? कि मिस्टर जो हेमल जो थे वो तो उसमें उसमें ये लिखा है कि व्हाट मेड फ्रेंच
फ्रेंच को और लोगों को ये कब लिए मातृभाषा की या मदर टंग की मूल्य, प्रीशियसनेस का मतलब अमूल्यता, अमूल्यता कैसे फील हुई थी? क्या मिस्टर हेमल के वर्ड से हुई थी, स्कूल के ऑर्डर से, सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन से और स्कूल प्रिंसिपल से? तो देखिए इसका जो आंसर है वो ये आएगा कि मिस्टर हेमल के जो शब्द जो थे उनसे पहले ही जो बर्लिन का जो ऑर्डर आ चुका था कि भाई कल से यहाँ पे फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, तो तभी तो लोग बाग स्कूल आए थे। तो क्योंकि वो अपनी मातृभाषा की अमूल्यता को या कीमत को समझ चुके थे, इसलिए जो सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ही इसमें आंसर आएगा। वैसे तो आंसर ये भी हो सकता है कि मिस्टर हेमल ने अपने शब्दों से उन्हें अपनी मातृभाषा की जो मदर टंग की जो कीमत समझाई थी, लेकिन वो समझने तो बाद में आए थे ना, पहले तो बर्लिन के ऑर्डर आया जब भी तो वो स्कूल आए। तो इसका जो सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन 30 देखिए, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप। देखिए जैसे ही वो ये सुनता है कि कल से यहाँ पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो एकदम से उसके ऊपर जैसे बिजली सी गिरी हो। तो इस लेसन के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये है कि स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। तो थंडर क्लैप का मतलब होता है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। 31 क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड मिस्टर हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? कि मिस्टर हेमल जो है वो क्लास में क्या लेकर आए थे अपने लास्ट डे में? क्या नए पेन लेकर आए थे, क्या न्यू नोटबुक्स लेके आए थे, क्या मिठाई लेके आए थे, या स्टोरी बुक्स लेके आए थे? तो देखिए इसका जो आंसर है वो सब के लिए न्यू नोटबुक्स लेके आए थे, जिसमें उन्होंने फ्रांस अमर रहे लिखा था, लॉन्ग लिव द फ्रांस उन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटर्न इन विच ईयर? कि लास्ट लेसन स्टोरी जो है वो कौन से साल में लिखी गई थी? तो ये 1870 टू 1871 में लिखी गई थी। आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा। डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट योर स्कूल प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स। तो देखिए जो जब वो स्कूल जा रहा होता है तो जो वो उसमें रास्ते में उनको ब्लैक स्मिथ मिलता है, तो वो उसको बोलता है कि भाई अरे कि इतनी तेज जल्दी क्यों कर रहा है, अभी तो स्कूल में बहुत टाइम पड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि ही वॉज गेटिंग लेट, कि वो क्या हो चुका था, स्कूल के लिए लेट हो चुका था। ये उसने एक तरह से उसमें उसे टोन में बात की थी, उसको ताना मारा था कि इतनी जल्दी भी क्या है स्कूल जाने की, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो ये ही वॉज गेटिंग लेट। व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पे के सामने क्या था? तो वहां पे जो बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड जो लगा हुआ था उसके सामने भीड़ थी, एक क्राउड। ना तो चिल्ड्रन थे, ना पुलिस थी, ना हॉकर थे, वहां पे क्राउड थी। आगे देखिए, व्हाट बैड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड? कि बुलेटिन बोर्ड से कौन कौन सी बैड न्यूज आई थी? तो लॉस्ट बैटल्स की आई थी क्या, ड्राफ्ट की आई थी, और ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर? तो इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारी बुरी खबरें जो है वो बुलेटिन बोर्ड से आई थी। व्हाट डिड फ्रेंड्स फाइंड ऑन द रीचिंग द स्कूल? जब फ्रेंड्स जब स्कूल पहुंचा तो उसने उसमें क्या पाया कि क्या वहाँ पे लोगों को फटकारा जा रहा था, बच्चों को स्कॉल्डिंग हो रही थी क्या, क्या बच्चे चिल्ला रहे थे, क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, या स्ट्रेंज क्वाइटनेस? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्ट्रेंज क्वाइटनेस। वहाँ बिल्कुल एक अजीब सी शांति वहाँ पे छाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए इसका, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग? ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग का मतलब क्या है? तो ग्रेट ड्रेड का मतलब होता है कि वेरी बैडली स्केर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग। ये जो है आंसर बी जो इसका है, स्केयर ऑफ स्कॉल्डिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब वेरी बैडली स्केयर ऑफ स्कॉल्डिंग लिखा है तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे, वाई फ्रेंच वाज शॉक टू सी मिस्टर हेमल? कि मिस्टर हेमल को देख के फ्रेंच जो था वो शॉक क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ हिज कैजुअल ड्रेस, उसकी कैजुअल की ड्रेस के कारण? बिकॉज ही गेव स्वीट्स, के उन्होंने उसको मिठाई दी थी क्या? बिकॉज ही हैड फ्लावर इन हैंड, क्या उसके हाथ में फूल था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिकॉज ऑफ हिज कैजुअल ड्रेस के कारण वो शॉक हुआ था। उन्होंने जो ड्रेस जो पहनी हुई थी मिस्टर हेमल ने, ग्रीन कलर का जो कोट वगैरह पहना हुआ था, एक कैप भी थी, फ्रिल वाली जो कैप थी वो कैप थी। व्हाट एटीट्यूड ऑफ मिस्टर हेमल सरप्राइज फ्रेंड्स? कि मिस्टर हेमल के किस एटीट्यूड ने फ्रेंड्स को सरप्राइज किया था? तो जब उन्होंने उसको बड़े ही सॉफ्टनेस से और बड़े ही काइंडनेस से जब बात की, तो इसमें जो आंसर यही है कि सॉफ्ट एंड काइंड इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है कि हु वाज मिस्टर हैमल, कि मिस्टर हैमल कौन थे, क्या एक जासूस थे, एक लैंग्वेज टीचर थे, सोल्जर थे, स्कूल प्रिंसिपल थे। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर मिस्टर हैमल वाज ए लैंग्वेज टीचर, वो फ्रेंच भाषा को पढ़ाया करते थे। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो है असर्शन और रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि उसमें दो तरह के वो होंगे, एक तो कारण दिया रहेगा, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें एक तो असर्शन होगा, एक कथन दिया जाएगा आपको, और उस कथन का जो रीज़न है वो नीचे लिखा है, आपको देख के बताना है क्या ए सही है, ए और आर दोनों सही है, और ये इसका रीज़न है या नहीं है। तो वो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।